बच्चों को इन बीमारियों से कैसे बचाएं? बच्चे थोड़े से केयर फ्री होते हैं। जितने छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी उतनी कम डेवलप हुई होती है। बैलेंस डाइट लें, हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड खाएं और कभी ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें। पानी जो हम पी रहे हैं वो पानी साफ होना चाहिए। बारिश में क्या खाएं और क्या ना खाएं? आप अंडे मत खाइए बारिश में, या आप प्याज मत खाइए, या आप लस्सी मत पीजिए। इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। खांसी जुकाम में थोड़ी सी ब्रांडी पी ले या कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट कंज्यूम कर ले, ये कितना सही है? किसी भी मात्रा में और किसी भी रूप में अल्कोहल बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है। बदलते मौसम में अक्सर लोगों को एसिडिटी की भी शिकायत रहती है। एसिडिटी की शिकायत प्राइमरीली 2 वजह से होती है। एक तो ये कि नियमित समय पे नहीं खाना, दूसरी वजह होती है स्पाइसी फूड। डॉक्टर्स को अक्सर भगवान का रूप माना जाता है। कोई ऐसा किस्सा जो आपने देखा हो और सुना हो और जिसे आप चमत्कार मानते हो? विज्ञान में चमत्कार की कोई जगह नहीं है। भगवान की जो अवधारणा है वो एक बहुत परफेक्ट कंसेप्ट है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में, जहां हम बात करेंगे आपकी और हमारी सेहत के बारे में, क्योंकि अच्छी सेहत ही सबसे अच्छा निवेश है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ये कहना है WHO का। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। डॉक्टर शर्मा, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि मॉनसून के सीज़न में बारिश शुरू होते ही कई बीमारियां भी हमारे घरों में पहुंचने लगती है। ये कौन सी बीमारियां हैं? जी, ये जो बीमारियां हैं इनको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला तो ये कि मौसम की बदलाव होती है, बारिश में भीग जाएं, या बारिश की वजह से जो अचानक एक ठंडक होती है उसकी वजह से आमतौर पे सर्दी जुकाम हो जाता है जी। और सर्दी जुकाम की 2 वजह होती हैं। या तो एक वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है जिसको हम कॉमनली कहते हैं कि वायरल हो गया, लेकिन ये वायरल होना दूसरी चीज़ है, इन द सेंस कि वायरस जो विषाणु होते हैं वो जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो वो सर्दी जुकाम करते हैं, तो उसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। जी। और दूसरा होता है कि टेम्परेचर में जो परिवर्तन है, जैसे मान लीजिए कि कोई बारिश में भीग गया और बारिश में भीगने के बाद घर में आके अचानक से आप AC में आ जाते हो, एयर कंडीशन रूम में बैठ जाते हैं, या तुरंत आप नहाने चले जाते हैं और फिर आके AC में बैठ जाते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है इसकी वजह से भी हमारी नाक और मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है। जी। तो ये एक और तरह की बीमारी होती है जिसमें वायरस नहीं है, लेकिन लक्षण वही होते हैं कि नाक बहने लगता है, खांसी आने लगती है। तो ये एक ग्रुप ऑफ बीमारी होती है। तीसरी बीमारियां जो होती हैं वो होती हैं कि पानी जब जमा हो जाता है, कीचड़ बन जाती है, जगह जगह पे गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। ये मच्छर जो हैं ये कुछ बीमारियां फैलाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है मलेरिया और डेंगू, जो हम देखते हैं हमारे खास करके दिल्ली शहर में डेंगू का खास करके प्रकोप इस सीज़न में बढ़ जाता है। और तीसरी बीमारियां वो होती हैं जो प्रदूषित पानी की वजह से होती हैं, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर अगर है, जो जिसमें अगर बैक्टीरिया आ गए या वायरस आ गए, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं, जिसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं मुख्य रूप से, जिसके लक्षण होते हैं डायरिया हो जाना। और इसके अलावा टाइफाइड जो है वो भी प्रदूषित पानी की वजह से होता है। और जब हेपेटाइटिस, तीसरी इम्पॉर्टेंट बीमारी है हेपेटाइटिस, यानी जिसमें जॉन्डिस होती है, उसको मेडिकली हम हेपेटाइटिस कहते हैं, वो भी और पानी के प्रदूषित पानी की वजह से होता है। तो कुल मिला के ये जो बीमारियां हैं ये इस सीज़न में ज़्यादा देखी जाती हैं। डॉक्टर शर्मा, हमें सबसे पहले यही बता दीजिए कि हम कौन सा काम करें ताकि हमें इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। जी, जैसे मैंने आपको 3 ग्रुप्स बताए बीमारियों के लिए, तो इन 3 ग्रुप से बचने के मैं एक एक करके उपाय बताता हूँ। कि जैसे मान लीजिए कि हम बारिश में भीग गए या हम बारिश के बाद अचानक घर में आए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें तुरंत AC में नहीं बैठना है। हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो बाहर का टेम्परेचर था जहाँ से हम अंदर आ रहे हैं, घर के अंदर भी उसी टेम्परेचर पे रहना है। सडनली आकर अगर हम AC में बैठ जाएंगे बारिश में भीग के, तो सर्दी जुकाम होने के चांस हो जाते हैं। तो पहला बचाव तो ये है। दूसरा ये है कि अगर हम अपनी इन जनरल सेहत का ध्यान रखें, यानी हाइजीन का ध्यान रखें, कि हम हर समय साफ़ सुथरे रहें, अपने हाथों को साफ़ रखें, अपने फेस को बार बार धोते रहें, है ना। तो हम किसी भी
इन विषाणुओं को अंदर घुसने से रोक सकते हैं, वायरस को शरीर के अंदर जाने से रोक सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि हमें अपने डाइट का यानी अपने खान पान का ध्यान रखना है ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। इम्यूनिटी बनी रहेगी तो वायरस का अटैक होगा, बैक्टीरिया का अटैक होगा तो बॉडी उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम होगी। तो ये खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब दूसरी बात आती है मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ। तो मलेरिया और डेंगू से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है कि हम मच्छर को काटने ना दें। और मच्छर तब नहीं काटेंगे जब मच्छर हमारे आसपास नहीं होंगे। तो हमारे घर को, अपने आसपास के माहौल को इस तरह से साफ़ रखना कि वहाँ पे मच्छर ना पनपने पाएँ। यानी कि अगर मान लीजिए कि पानी जमा होने की रिस्क है, पानी जमा हो जाता है, उन गड्ढों को हम अपनी सोसाइटी में आसपास भरवा के रखें ताकि वहाँ मच्छर पैदा ना हो पाएँ। या जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे हम गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, क्योंकि मच्छर जो है उसी में पनपते हैं। पहली चीज़ ये हुई। अब मान लीजिए ये संभव नहीं है तो हम अपने घर में साफ़ सफाई का इतना ध्यान रखें कि वहाँ पे मच्छर ना आ सकें। तीसरी चीज़ है कि अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो हम कपड़े इस प्रकार से पहने कि हमारे बॉडी का मेजॉरिटी पार्ट जो है वो ढका रहे, तो हम और मच्छर हमें काटेगा नहीं। या हम किसी तरह के एंटी मॉस्किटो क्रीम होती है या मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, अगर वो इफ़ेक्टिव हैं तो वो घर में हम उनका यूज़ कर सकते हैं ताकि मॉस्किटो बाइट से हम बच पाएँ। क्योंकि मलेरिया और डेंगू दोनों बीमारियों की प्राइमरी वजह तो मॉस्किटो बाइट ही है। तीसरा जो ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो हम बात कर रहे थे कि डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है या हेपेटाइटिस जो जॉन्डिस होती है वो हो सकती है, ये पानी गंदा पीने से होता है। यानी ये तीनों जो ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं ये बैक्टीरिया से फैलती हैं। और ये बैक्टीरिया आम तौर पे पानी या खाने की चीज़ों के साथ हमारे शरीर में जाता है। तो पानी अगर कंटामिनेटेड होगा, यानी हमने साफ़ पानी नहीं पिया, उसमें अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया होगा या गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बैक्टीरिया जैसे एस्केरिसिया कोलाई होता है, विब्रियो कॉलेरी होती है, ये जो बैक्टीरिया हैं ये अगर उस पानी में होंगे और अगर हमने वो पानी पी लिया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। आम तौर पे क्या होता है कि खास करके बच्चों में कि हम बाहर जब होते हैं तो हमारा एक अट्रैक्शन होता है हमें स्ट्रीट फूड खाने का। अब स्ट्रीट फूड खाने में वहाँ पे जो पानी इस्तेमाल होता है उसकी प्योरिटी यानी उसकी सेफ्टी के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं कि वहाँ का पानी साफ़ है या नहीं। इसलिए जब वो पानी या उस पानी से बना हुआ कोई खाने की चीज़ हम खा लेते हैं, उसमें अगर वो बैक्टीरिया होता है तो ये बीमारियां करता है। तो सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी पानी हम पिएं वो साफ़ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। किसी ऐसे सोर्स से पानी ना पिए जहाँ पे उसमें ये कंटामिनेशन होने की या बैक्टीरिया आने की चांस हो। तो हम ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस और टाइफाइड की जो बीमारियाँ हैं इनसे बच सकते हैं। कई जानलेवा बीमारियां भी हैं, वो कौन सी है और उनसे कैसे बचाव होगा? अब देखिए कि डेंगू जो है, डेंगू की जो बीमारी है वो जानलेवा हो सकती है। देखिए बीमारी पर से कोई भी जानलेवा नहीं होती है, अगर बीमारी को हम नेग्लेक्ट करते हैं और उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है तब वो जानलेवा बन जाती है। तो जैसे मैंने आपको डेंगू के बारे में बताया, तो जैसे ही डेंगू के प्राथमिक लक्षण आने शुरू होते हैं उसी समय हम अलर्ट हो जाएं, टेस्ट करा लें कि ये डेंगू है और ट्रीटमेंट शुरू करा दें तो वो बीमारी जानलेवा नहीं बनेगी। यही चीज़ मलेरिया के बारे में है कि जैसे ही मलेरिया हुआ तुरंत हमने जांच कराई, मलेरिया का पता चला और इलाज शुरू करा दिया तो मलेरिया की सीवियरिटी नहीं बढ़ पाएगी, वो जानलेवा नहीं होगी। इसी तरह गैस्ट्रोएंटेराइटिस में सबसे जानलेवा बीमारी जो है वो कॉलेरा होती है। कॉलेरा एक प्रकार का गैस्ट्रोएंटेराइटिस है जिसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है और बॉडी से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होने से किडनी फेल होती हैं और उससे डेथ हो जाती है। तो अब इससे बचने का उपाय क्या है कि किसी भी वजह से अगर डायरिया होता है तो डायरिया में हमें अपने बॉडी का फ्लूइड मेंटेन करना है। यानी कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि अगर डायरिया हो गया है तो उसको खाना पीना देना बंद कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉडी में वाटर की मात्रा बनाए रखने के लिए जितना वाटर लॉस बॉडी से हो रहा है डायरिया की वजह से उतना ही हमें लेना चाहिए। लेकिन उसमें प्रिकॉशन ये है कि हम शुद्ध सिर्फ पानी ना पिएं। एक कॉमन वो होता है ORS बोलते हैं हम, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसमें पानी के अलावा सॉल्ट और शुगर भी होते हैं। तो सॉल्ट और शुगर मिला हुआ पानी है वो पीना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो डायरिया में बॉडी से पानी निकल रहा है उसके साथ ये एसेंशियल सॉल्ट्स और मिनरल्स भी निकल जाते हैं।
तो जो हमें रिप्लेनिश करना है, यानी उसको जो वापस से बॉडी में लाना है, उसमें सॉल्ट भी होना चाहिए, उसमें शुगर भी होना चाहिए। तो ये ORS जिसको हम कहते हैं, इसका रेगुलर प्रयोग करते रहें और डायरिया हुए व्यक्ति का खाना पीना बिल्कुल बंद ना करें। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। कहने का मतलब कि उनका न्यूट्रिशन बनाए रखें, उनका हाइड्रेशन बनाए रखें, तो डायरिया कभी भी इतना सीवियर नहीं होगा कि उसकी वजह से डेथ हो जाए। और हेपेटाइटिस की जो हमने बात की, हेपेटाइटिस में ऐसा है कि ये एक वायरल बीमारी है और ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। उसमें सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि वो बीमारी अपने आप 10 से 15 दिनों के अंदर ठीक हो जाएगी, जो टाइप ए और टाइप ई हेपेटाइटिस होती हैं। लेकिन उस पीरियड में वही है कि न्यूट्रिशन बनाए रखना, जॉन्डिस का ध्यान रखना कि जॉन्डिस ज़्यादा ना बढ़ रही हो। तो ये तभी संभव है जब ये एक डॉक्टर के अंदर इसका अंडर में इनका इलाज किया जाए। हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन सही इंस्ट्रक्शंस का पालन किया जाए, उस मरीज के खाने पीने का और उसकी सेहत का उस तरह से ध्यान रखा जाए कि वो बीमारी ज़्यादा सीवियर ना हो। तो कोई भी बीमारी जानलेवा तब होती है जब शुरू में हम नेग्लेक्ट करते हैं या हम उस पीरियड में खाना पीना बंद कर देते हैं। तो ये सावधानियां अगर बरतेंगे तो ज़्यादातर केस में कोई भी बीमारी जानलेवा नहीं होगी। आजकल एक टर्म का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, वो है वाटर बॉर्न। क्या है ये? वाटर बॉर्न डिजीज़ वो पर्टिकुलर बीमारियां हैं जो मैं आपको बता रहा था कि जिसमें वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं, या तो पीने के लिए या खाना बनाने के लिए, उसके माध्यम से जो बीमारियां फैलती हैं। तो जो ये कब होता है? जब वाटर कंटामिनेटेड होगा, उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, उसमें वायरस आ जाएंगे, और वो पानी को बिना साफ़ किए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो बीमारियां होती हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ कहलाती हैं। तो ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, हेपेटाइटिस यानी जो जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस की वजह से होने वाली टाइफाइड है, ये प्राइमरीली और वाटर बॉर्न डिजीजेस कहलाती हैं। और दो चीज़ होती हैं, एक एमीबियासिस बोलते हैं, वे भी एक तरह का डायरिया और डिसेंट्री होता है जिसका ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नहीं होता, एमीबा होता है, एक तरह का प्रोटोजोआ ये होता है। और आम तौर पे ये जो हम गंदे पानी की बात करते हैं, जो प्रॉपरली फिल्टर्ड नहीं है या जो प्रॉपरली क्लीन्ड नहीं है और जो किसी वजह से और सीवर लाइन के पानी से कंटामिनेटेड हो गया है। जैसे मान लीजिए कि वाटर सप्लाई है और उसके बगल में सीवर लाइन है। अब वहाँ पे अगर वाटर सप्लाई की जो पाइप है वो अगर ब्रेक हो जाती है और सीवर लाइन का पानी उसमें मिक्स हो जाता है, तो वो कंटामिनेटेड पानी जब हमारे घरों में आता है और उसको बिना साफ़ किए अगर हम पी लेते हैं तो उसमें जियार्डिया, एमीबा, इस तरह के ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और वायरस के अलावा वो भी आ जाते हैं। तो ये जियार्डिया और एमीबा जो है ये एमीबियासिस की बीमारी करते हैं। तो ये सारी बीमारियां वाटर बॉर्न डिजीजेस कहलाती हैं। इन वाटर बॉर्न डिजीजेस का हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि आमतौर पर अगर किसी को बुखार होता है या खांसी जुकाम होता है तो लोग समझते हैं कि मौसम बदल रहा है इसलिए बीमार हो गए, और उनकी इसी सोच की वजह से उन्हें बहुत देर से पता चलता है कि उन्हें कोई वाटर बॉर्न डिजीज हुआ है। तो इसके बारे में हमें सही समय पर पता कैसे चले? देखिए, ये भी लक्षणों से ही पता लगेगा। जैसे मान लीजिए डायरिया हुआ, तो डायरिया हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमने, हो सकता है कि कोई कंटामिनेटेड फूड खाया हो या कंटामिनेटेड पानी पिया है। तो जैसे कॉमनली हम देखते हैं कि बच्चों को शौक़ होता है कि हम गोलगप्पे खाएंगे। अब आप गोलगप्पे सड़क पे खड़े होके खाते हो, तो वहाँ पे जो पानी इस्तेमाल होता है गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए, वो शुद्ध पानी है या नहीं, इस पर डिपेंड करता है। और ये जो गोलगप्पे का पानी होता है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बैक्टीरिया और वायरस को पनपने में मदद करते हैं। तो अगर उस पानी में हाइजीन का ध्यान रखा नहीं गया और वो पानी ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो उससे ये बीमारियां हो जाएंगी। फिर जो स्ट्रीट फूड हम खाते हैं या अनहाइजेनिक जगह पे खाते हैं, जहाँ पे फूड का प्रिपरेशन और फूड की सर्विंग जो है वो हाइजेनिक तरीके से नहीं की गई है, यानी कि बर्तन जो हैं उनको अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया गया है, या जो खाना बनाने वाला है वो अपनी हाइजीन का कितना ध्यान रखता है, क्या वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि उसके नेल्स कटे हुए हैं, क्या खाना बनाने से पहले वो अच्छे से साबुन से हाथ धो के खाना बना रहे हैं, और जो खाना बन चुका है उसको हमने किस तरह से ढके हुए बर्तन में प्रिजर्व करके रखा है। अगर हमने उसको ढक के नहीं रखा, खुला छोड़ दिया, तो उसमें ये बैक्टीरिया और आके कंटामिनेट करेंगे, और वो खाना ऑलवेज इज़ ए गुड सोर्स फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो।
तो ये बैक्टीरिया उसमें हो जाएंगे। वो खाना अगर हमने खा लिया तो ये भी वाटर बॉर्न डिजीज़ हमें हो जाएगी। तो सबसे पहले इनसे बचने के लिए हमें ये सावधानी बरतनी है कि हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी शुद्ध है, साफ़ है और कहीं से गंदा नहीं हुआ है। और जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पहले की बनी हुई नहीं है, या वो खुले में नहीं रखी हुई हैं, या वो स्ट्रीट पे डायरेक्टली ओपन में रखी हुई चीज़ें तो हम नहीं खा ली। जैसे मान लीजिए फ्रूट्स हैं, अब सड़क पे जो हैं रेड़ी लगा के और फ्रूट काट के फ्रूट सलाद बना के बेची जाती है ना। अगर वो बंद बर्तन में नहीं रखी गई या क्लोज कंटेनर में नहीं रखी गई, वो अगर ओपन में रखी हुई है आधे घंटे तक या 15 मिनट तक भी, तो जो कंटामिनेटेड एयर है वो उसमें बैक्टीरिया छोड़ देती है, और वो कटे हुए फ्रूट्स अगर हम खा लेते हैं तो उसके साथ बैक्टीरिया अंदर चला जाता है। तो हमें ये सावधानियां बरतनी है कि हम क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, इस बात को निश्चित करें कि हम शुद्ध खा रहे हैं और हाइजीनिक वातावरण में और साफ़ तरीके से बनी हुई चीज़ें खा रही है, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए ये बीमारियां बराबर रूप से खतरनाक है, या कोई ऐसा मामला भी आया है जहां महिलाओं पर ज़्यादा और पुरुषों पर ज़्यादा असर पड़ा हो? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यूएसजीएस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले थोड़ा कम पानी होता है। ये कितना सही है? नहीं, देखिए ये फिजियोलॉजी है, प्रकृति ने इंसान को जैसा बनाया है, ये एक प्राकृतिक चीज़ है कि ओवरऑल वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी ऑफ अ फीमेल इज़ रिलेटिवली लेस। बिल्कुल सही बात है, उसमें गलत नहीं है, लेकिन वो बॉडी उसी के प्रति एडजस्टेड है। बॉडी को जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो उसके कंपोजिशन में अवेलेबल है, ठीक है। तो पुरुष और महिला में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनका ओवरऑल वाटर कंटेंट बॉडी में कितना है। अगर वो फिजियोलॉजिकल है यानी नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उतना अगर है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों की बीमारियों की रिस्क या बीमारियों से होने वाले प्रभाव की रिस्क बराबर होती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बात जब बच्चों की आती है तो हर माँ बाप पहले से ज़्यादा सावधान हो जाते हैं, तो हम अपने बच्चों को इन बीमारियों से कैसे बचाएं? बिल्कुल, बच्चे थोड़े से केयर फ्री होते हैं, मैं केयरलेस तो नहीं कहूँगा, केयर फ्री होते हैं, और वो उनकी जो डिज़ायर्स हैं, अब यही जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि भाई बच्चों को शौक़ होता है कि हम गोलगप्पे खाएंगे या स्ट्रीट फूड खाने के प्रति बहुत अट्रैक्शन होता है ना, और बच्चे जिद करते हैं, बच्चे उस बात को समझते नहीं हैं। तो वो बच्चों को उस चीज़ों के लिए शिक्षित करना, अगर बड़े बच्चे हैं कि भाई ठीक है ये चीज़ें तुम्हें खानी हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड हो, वो सेफ़ हो, वो कोई बीमारी ना लाए, ये ध्यान रखना है। और बच्चे जैसे खेलते हैं तो खेलने में धूल मिट्टी से वो एक्सपोज होते हैं, वो बारिश में भी खेलते हैं, वो कीचड़ में भी खेलते हैं, तो उसके बाद खेलना नहीं रोकना है, लेकिन उसके बाद खाने पीने से पहले वो पूरी तरह से अपने आप को साफ़ करें। यानी बच्चों को नहला दिया जाए, अच्छी तरह से प्रॉपर्ली साबुन से नहला दिया जाए, उनकी बॉडी को क्लीन कर दिया जाए। उनको जो हम खिला रहे हैं उस पर हम विशेष ध्यान रखें कि वो कंटामिनेटेड फूड ना हो, क्योंकि जितने छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी उतनी कम डेवलप हुई होती है, तो उनमें इन्फेक्शन होने की चांसेस एक एडल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसलिए उनके खान पान का ध्यान रखना कि वो स्वच्छ है, हाइजेनिक है और उनके लिए हेल्दी है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उनकी बॉडी की सफाई, यानी बच्चे गंदगी में खेल के आएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, पसीने में आते हैं, पसीने में लौट के आके तुरंत ठंडा पानी पी लिया, आपकी बॉडी गर्म हो रखी है क्योंकि आप खेल के आ रहे हो, यू आर स्वेटिंग, एंड इमीडिएटली आपने आके फ्रिज से पानी निकाला और ठंडा पानी पी लिया। तो ये सर्दी जुकाम होने की, गला ख़राब होने की सबसे कॉमन वजह होती है। तो ये बच्चों को ट्रेन करना और इस बात का ध्यान रखना कि वो खेल के आए हैं, उनके पसीने सूख जाएं, वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए, उसके बाद उनको हम पानी दें, और वो पानी चिलिंग कोल्ड ना हो या फ्रीजिंग आइस वाटर ना हो, रिलेटिवली नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें। फिर खाने के लिए जो दे रहे हैं वो हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड हो, सेफ़ हो और हेल्दी फूड हो। ये जब हम देंगे तो हम बच्चों को विशेष रूप से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। डॉक्टर शर्मा, प्लीज़ कोई ऐसे टिप्स दीजिए जिससे हम सब हेल्दी रहें और अपना ध्यान रखें। अगर ओवरऑल तरीके से हम सोचें तो हमारी अभी की सारी बातों का ये सार निकलता है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: अपनी बॉडी को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और अपने खाने को।
अपनी बॉडी को ठीक रखने का मतलब है कि बॉडी को साफ़ रखें। साफ़ रखने का मतलब है कि ऑब्वियसली हम रेगुलर नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं, हमारा जो पानी है नहाने का वो साफ़ होना चाहिए। हम जो कपड़े पहनते, एक जैसे हैबिट होती है कि हम बाहर गए, पसीने आ गए, पसीने में हमारे कपड़े जो हैं वो पसीने से भर गए। अब वो कपड़े अगर हम दोबारा पहनते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनमें जर्म्स रह जाएं। तो ख़ास करके गर्मियों में और बारिश के सीज़न में इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम वही कपड़े बार बार ना पहनें, क्योंकि उनमें कंटामिनेशन या ऑर्गेनिज्म होने की रिस्क होती है। तो इस तरीके से हमने बॉडी को साफ़ रखा। फिर हम अपनी डाइट का ख्याल रखें कि हम बैलेंस डाइट लें, हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड खाएं और कभी ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम भूखे ना रहें। हम कई बार काम की वजह से अपनी हंगर नीड्स को टालते रहते हैं, हम वो ना करें। हम रेगुलर इंटरवल पे खाएं, हम हेल्दी फूड खाएं, हम न्यूट्रिशियस फूड खाएं। जंक फूड को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। स्ट्रीट फूड को हम सिर्फ तभी खाएं जब हम श्योर हैं कि वो कंटामिनेटेड नहीं है। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी की, कि पानी जो हम पी रहे हैं वो पानी साफ़ होना चाहिए, कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी बीमारियों के आने वाले बैक्टीरिया वायरस ना हो, ये हम निश्चित करें। तो ये थोड़ी सी सावधानियां अगर हम बरतते हैं तो हम अपने आप को काफ़ी हद तक स्वस्थ रखने में सफल हो पाएंगे। एक और सवाल जिसका जवाब हमारे दर्शक जानना चाहते थे, बारिश में क्या खाएं और क्या ना खाएं? हाँ, देखिए, इन जनरल मेडिकल साइंस इस तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है कि क्या खाएं और ना खाएं। जो भी बैलेंस डाइट का हिस्सा है, जो भी न्यूट्रिटिव फूड है, आप उसे खा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। इस तरह के कोई विचार नहीं है कि आप अंडे मत खाइए बारिश में, या आप प्याज मत खाइए, या आप लस्सी मत पीजिए। इस तरह के कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। जहाँ तक हम समझते हैं साइंटिफिकली ये है कि कोई भी चीज़ खाएं, उचित मात्रा में खाएं, हाइजेनिक हो, न्यूट्रिशियस हो, तो उसमें कोई मनाही नहीं है किसी चीज़ को खाने के लिए। अक्सर कहा जाता है कि खांसी जुकाम में थोड़ी सी ब्रांडी पी ले या कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट कंज्यूम कर ले, ये कितना सही है? देखिए, मेडिकली मैं आपको कहूँ, और अभी रिसेंटली WHO ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये निकाला था कि किसी भी मात्रा में और किसी भी रूप में अल्कोहल बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है। इसलिए ब्रांडी पीना या किसी भी फॉर्म में अल्कोहल लेना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जो लोगों की धारणा है कि इसका होता ये है कि देखिए, जब अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल हमारे पेरीफेरल ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा इम्प्रूव कर देता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो उससे ये जो फीलिंग है सर्दी जुकाम वाली, वो थोड़ी कम हो जाती है। यानी सर्दी जुकाम के जो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है या बैक्टीरिया, उसको अल्कोहल नहीं मार रहा है, आपको सिर्फ एक फीलिंग ऑफ गुडनेस का सेंसेशन दे रहा है। बट एट द सेम टाइम वो अल्कोहल आपके लीवर को डैमेज भी कर रहा है। तो कितनी भी मात्रा में आप लें, इवन द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज़ गोइंग टू डू सम डैमेज टू योर लीवर। और जो काम ये ब्रांडी या अल्कोहल कर रही है, वो बिना ब्रांडी और अल्कोहल के भी हो सकता है। आप गर्म चाय पी लें, आप गर्म दूध पी लें, या कोई भी ऐसी गर्म चीज़ पी लें, वो आपके पेरिफेरल सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, वो फील गुड आ जाएगा। कॉफ़ी पी के भी आ जाता है। सो ये कहीं से भी सही नहीं है या रिकमेंडेड नहीं है कि आप ब्रांडी या अल्कोहल सर्दी जुकाम से बचने के लिए पिए। बदलते मौसम में अक्सर लोगों को एसिडिटी की भी शिकायत रहती है, इससे कैसे बचाव होगा? एसिडिटी की शिकायत प्राइमरीली दो वजह से होती है। एक तो ये कि नियमित समय पे नहीं खाना। अगर आप ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं या खाली पेट रहते हैं तो पेट में एसिड का सिक्रीशन होता रहता है, और एसिड का सिक्रीशन भूख के टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एसिडिटी की फीलिंग होती है। इसलिए हमें रेगुलर इंटरवल पे खाना खाते रहना चाहिए। जब हमें भूख लगती है तब हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी वजह होती है स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड जो है, चाहे वो मिर्च की वजह से स्पाइस हो, हरी मिर्च हो, लाल मिर्च हो, या मसाले, तो बहुत ज़्यादा मसाले, मिर्च खाना, और पिकल्स जो अचार जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं। तो ये चीज़ें जब हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तब वो एसिडिटी करता है। तो यही है कि हम मसाले खाने से बचें। बहुत ज़्यादा जो चाय है और कॉफ़ी है, ये दोनों चीज़ें भी एसिडिटी इंक्रीज़ करती हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाय और कॉफ़ी पीने से भी एसिडिटी की शिकायत होती है। तो स्पाइसी फूड से बचें, ओवर ड्रिंकिंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी से बचें, और खाली पेट ज़्यादा देर रहने से बचें, तो हम एसिडिटी के शिकार नहीं होंगे। लोग कहते हैं कि बारिश में दही नहीं खानी चाहिए या लस्सी नहीं पीनी चाहिए, ये कितना सही और कितना गलत है?
मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बारिश के सीज़न में दही मत खाइए या लस्सी नहीं पीजिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, वही जो मैं पहले कह रहा था कि आमतौर पे लस्सी जो लोग पीते हैं वो उसमें बर्फ़ डली होती है, तो बर्फ़ जो है वो डायरेक्टली अगर थ्रोट को हिट करती है, तो इस मौसम में खास करके हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है माउथ की वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो डायरेक्ट बर्फ़ या चिल्ड कोई भी चीज़ होगी, चाहे वो लस्सी हो या जूस हो, चिल्ड या वेरी लो टेम्परेचर पे पिएंगे तो वो गला ख़राब करता है या सर्दी जुकाम करता है। तो हमें उस टेम्परेचर को ध्यान रखना है कि किस टेम्परेचर पे हम पी रहे हैं। एज सच कंटेंट जो है लस्सी में या दही में वो कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है। डॉक्टर शर्मा, आपको 31 साल का एक्सपीरियंस है एज अ डॉक्टर, आपकी जर्नी कैसी रही? कोई ऐसा किस्सा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? देखिए, ये जर्नी तो ऑब्वियसली अब बहुत लंबी हो चुकी है और डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है उसमें पेशेंट के लिए ठीक होके घर जाना या मॉरिबंड है, उसकी बीमारी से उसको लगता है या घर वालों को लगता है कि वो बच नहीं पाएगा और उस स्थिति से जब वो वापस होके हेल्दी होके घर लौटता है तो ये उसके लिए और उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाले डॉक्टर के लिए बहुत सेटिस्फाइंग पल होते हैं, है ना। दूसरी तरफ ये कि मेरी जर्नी जो है उसमें मैं मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल रिसर्च में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, डायरेक्ट पेशेंट केयर में मैं कम इन्वॉल्व हूँ। तो मेडिकल रिसर्च में और मेडिकल एजुकेशन में सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन ये होता है कि आप और लोगों को डॉक्टर बनने में मदद कर रहे हो, यानी दैट इज़ हेल्पिंग टू क्रिएट मोर एंड मोर डॉक्टर्स। तो वो स्टूडेंट्स जब अच्छा पढ़ के, अच्छा समझ के और अच्छे डॉक्टर बन के निकलते हैं और जब वो आके अपनी सफलताओं की बात हमें बताते हैं तो हमें लगता है कि हमारा प्रोफेशन के प्रति हमारा जो कर्तव्य हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। तो वो मैं कहूँगा कि मुझे उस चीज़ का सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है कि मैं मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में हूँ, मैं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, एमडी करते हैं, उनको पढ़ाता हूँ और वो अच्छे डॉक्टर बन के निकलते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है। ये कम्युनिटी मेडिसिन आखिर है क्या? इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप हमारे दर्शकों को एजुकेट करना चाहें तो। बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। कम्युनिटी मेडिसिन वो सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको बताऊं कि हमारा काम डायरेक्ट मरीज का इलाज करना नहीं है हॉस्पिटल में जाके, लेकिन बीमारियों की रोकथाम के लिए यानी प्रिवेंशन के लिए क्या करना है वो कम्युनिटी मेडिसिन बताती है। जैसे मान लीजिए कि आपने सवाल पूछा कि हम क्या खाएं और हम सर्दी से कैसे बचें या हम इन बीमारियों से कैसे बचें। तो किसी भी बीमारी से कैसे बचना चाहिए, ये जो शोध होता है, ये जो रिसर्च होती है, ये रिसर्च कम्युनिटी मेडिसिन विभाग करता है। और दूसरा काम कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ये करता है कि इन बातों की जानकारी इकट्ठी। आज हमें पता है कि भाई मच्छर से मलेरिया होता है, मच्छर से डेंगू होता है, मच्छर से कैसे बचा जाए, ये चीज़ें कभी शोध की गई, कभी इन पे इन्वेस्टिगेट किया गया, तब ये पता चली। तो ये जो रिसर्च है ये कम्युनिटी मेडिसिन विभाग करता है। आज पोलियो की बीमारी ख़त्म हो रही है। पोलियो की बीमारी से बचने के लिए पोलियो का टीका कब लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, हमारे देश में पल्स पोलियो प्रोग्राम चला। वो प्रोग्राम कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, लोगों को बीमारियों से कैसे बचाना है, ये सारी जो पढ़ाई है और ये सारा जो मेडिकल नॉलेज है, ये कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट से आता है। चलते चलते एक और सवाल, डॉक्टर्स को अक्सर भगवान का रूप माना जाता है। कोई ऐसा किस्सा जो आपने देखा हो और सुना हो और जिसे आप चमत्कार मानते हो? पहली बात तो विज्ञान में चमत्कार की कोई जगह नहीं है और व्यक्तिगत रूप से मैं चमत्कार भी नहीं मानता और एक डॉक्टर को भगवान माना जाए इस बात से मैं सहमत भी नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, भगवान की जो अवधारणा है वो एक बहुत परफेक्ट कंसेप्ट है। परफेक्ट कंसेप्ट है मतलब कि हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो कहता है कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, है ना। लेकिन उसको हमने देखा नहीं है। डॉक्टर हमारे सामने दिखता है, वो हमारी मदद करता है और ज़िंदगी सबसे प्यारी चीज़ होती है इंसान के लिए। तो जब वो इंसान को ये लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊँगा, अब मैं जी नहीं पाऊँगा, उसमें कोई दूसरा इंसान आपको मदद कर रहा है उस स्थिति से निकलकर वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, तो वो मरीज़ के और मरीज़ के परिवार को ये लगता है कि ये तो भगवान की तरह हैं। लेकिन वो भगवान नहीं होते हैं, वो प्रोफेशनल हैं।
उन्होंने वो विज्ञान पढ़ा है, उन्होंने मेडिसिन पढ़ी है, उस नॉलेज का उपयोग करके आपकी बीमारी को उन्होंने ठीक कर दिया है। तो ये हमें इस तरह से सोचना चाहिए, भगवान नहीं मानना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में ऐसे क्षण आते हैं। मैंने जैसे बताया कि मैं कम्युनिटी मेडिसिन में हूँ, लेकिन मैं शुरू के दिनों की बात करना चाहूँगा कि जब MBBS पास करने के बाद और मैं डॉक्टर बना और एज ए जूनियर डॉक्टर मैंने अपनी हॉस्पिटल में काम किया, तो मेरे सामने एक ऐसी स्थिति आई थी कि एक 17 साल की लड़की जिसकी किडनी फेल हो रही थी, वो एडमिट हुई। और उस टाइम में अनफॉर्चुनेटली, जैसे अभी आपने देखा स्ट्राइक हो गई है, उस टाइम में भी किसी वजह से मैं वेस्ट बंगाल में कलकत्ता से पढ़ा हूँ, तो हमारे यहाँ पे भी डॉक्टर्स की स्ट्राइक हो गई थी। लेकिन मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ये एक बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, एक 17 साल की लड़की है, इसके रेनल किडनी फेल्योर हो रही हैं, इसको छोड़ के मैं स्ट्राइक में शामिल नहीं हो सकता। मैं मानसिक रूप से तुम्हारे साथ हूँ और जिस विषय पे तुम स्ट्राइक कर रहे हो मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन एज ए डॉक्टर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस मरीज़ को नहीं छोड़ सकता। तो मैंने उस मरीज़ को एडमिट किया और मैं 24 घंटे तक लगातार उस मरीज़ के साथ लगा रहा, उसको मैंने स्टेबल किया। उस ज़माने में रेनल ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और हमारी हॉस्पिटल में उस समय डायलिसिस की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन ये समझिए कि 24 घंटे तक पेशेंट के साथ कंटिन्यूअस लगे रह के मैंने पेशेंट को स्टेबल किया, यानी अब वो खतरे से बाहर हो गई। और उसके बाद हमने अगले 24 घंटे में मैंने अपने प्रयास से और उसको कलकत्ता में एक पीजी हॉस्पिटल होता है जहाँ पे डायलिसिस की सुविधा होती है, उनसे कोऑर्डिनेट करके नेक्स्ट डे उसको ट्रांसफ़र किया कि वो वहाँ चली जाए ताकि उनकी डायलिसिस हो सके। वहाँ जाकर उनकी डायलिसिस हुई, वो और ज़्यादा स्टेबल हुई और उसके बाद उनका रेनल ट्रांसप्लांट उस ज़माने में मतलब कुछ गिने चुने हॉस्पिटल में होता था, जिसमें एक था वेल्लोर में जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ रेनल ट्रांसप्लांट होता है। तो उनके रेनल ट्रांसप्लांट का इंतज़ाम कराया, वो लड़की वहाँ पे गई, अल्टीमेटली उसकी माँ ने किडनी डोनेट की, उसका रेनल ट्रांसप्लांट हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये जो एक क्रिटिकल समय था कि स्ट्राइक की वजह से अगर हम उस लेडी को उस समय छोड़ देते तो शायद वो ना बच पाती, लेकिन ये पूरे प्रयास से अल्टीमेटली उसका रेनल ट्रांसप्लांट हो पाया और वो नॉर्मल ज़िंदगी जी पाई। इसे मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक सक्सेस मानता हूँ कि हाँ, डॉक्टर जो है वो किस तरह से और क्यों भगवान कहा जाता है, ये इस चीज़ से आती है। और अनफॉर्चुनेटली वो जो लड़की थी उसके फादर नहीं थे, उसकी माँ थी, वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी, उनके लिए सारा कुछ अकेले करना संभव नहीं हो पाता। तो ये एक घटना है जो मुझे ऑलवेज प्रेरित करती है कि एक अच्छा डॉक्टर होना बहुत बड़ी ज़रूरत है समाज के लिए, समाज को ठीक रखने के लिए। थैंक यू डॉक्टर शर्मा, हमें वो जानकारी देने के लिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। जागरूकता और सतर्कता ही सबसे ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।